The assumption many analysts are making here is that these are attacks on the infrastructure. 9th century, there was a state called Kievan Rus. This is where it was located. The Slavic people lived here. The city of Kiev was their capital. The committee was done away with, and the individual governments seized all properties of the Communist Party and the KGB in their own nations. The coup's failure caused a conflict in the USSR and brought a series of collapses of all Union institutions. The Soviet Union ceased to exist, and the crimson flag was finally lowered from the Kremlin. Multiple missiles. We counted probably around 6 at least, and no evidence of what life was like for civilians under that Russian occupation while आज से कुछ महीने पहले जब रशिया ने अपने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स जाके यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर खड़ा कर दिया तो जैसे पूरी दुनिया का पैनिक मोड ऑन हो गया। पूरी दुनिया में कयासों और सवालों की होड़ से लग गई। लोग कयास लगाने लगे, क्या यूक्रेन का इन्वेजन हो जाएगा, क्या रशिया इन्वेट कर देगा यूक्रेन को, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी, क्या रशिया ये अफोर्ड कर सकता है। और इन सभी कयासों के बीच ब्रिटेन ने अपनी एम्बेसी खाली करवा ली, अमेरिका ने अपने स्टाफ को बोल दिया एम्बेसी खाली करने के लिए। कई सारे वेस्टर्न नेशन ने तो हथियारों के कंसाइनमेंट भेजने शुरू कर दिए, आर्म्स और एमुनेशन से भरे हुए कंसाइनमेंट जो कि वेस्ट और अमेरिका के द्वारा डायरेक्ट यूक्रेन को भेजे जा रहे थे। और पुतिन ने इन सब शक को यकीन में बदल दिया जेनेवा कन्वेंशन में, जहां पे वो पहुंचे और अपनी 3 डिमांड्स रख दी। जेनेवा कन्वेंशन कुछ और नहीं है बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स की जो किटी पार्टी होती है। यहाँ पे बातें बहुत होती है, निष्कर्ष बड़ा कम निकलता है। यहाँ पे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और एक दूसरे की बिचिंग करते हैं मीटिंग करते हैं। जेनेवा कन्वेंशन में पुतिन आया और उन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी। वो 3 डिमांड कुछ ऐसे थी। पहला था नेटो अपना एक्सपेंशन रोके, यानी नेटो में अब एक भी नया देश ऐड नहीं होना चाहिए। नेटो की बात करें, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मिलिट्री ट्रीटी है जिसमें 30 मेंबर्स हैं। 30 मेंबर्स यानी 30 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप नेटो के किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अगर आप हमला करते हैं, मतलब आपने पूरे नेटो के ऊपर हमला किया। और इसमें चूंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो बहुत लोग नेटो से घबराते हैं। रशिया की पहली डिमांड यही थी कि नेटो का अब एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, 30 देश तुम्हारे पास हैं, बस बहुत हो गया। दूसरा उसका डिमांड ये था कि तो नेटो जो अपने ट्रूप्स या कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो ईस्टर्न यूरोप में ना करे, ईस्टर्न यूरोप से अपने ट्रूप्स बाहर निकाले और किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा और सबसे अहम डिमांड उसकी ये थी कि अमेरिका इस बात की कसम खाए कि वो कभी भी अपने ईस्टर्न यूरोपियन अलाइज की मदद करने नहीं आएगा, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स। अब अमेरिका से ऐसी उम्मीद रखना कि वो इस बात की कसम खाएगा कि वो अपने अलाइज की कोई मदद ना करे, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब ये सारी तीनों डिमांड्स देख के आपको भी लग गया होगा कि ये डिमांड्स कभी पूरी नहीं होने वाली थी, और ये पुतिन को भी कहीं ना कहीं पता था। और ये जो मूव था सिर्फ इतना था कि वो ये दिखाना चाहते थे दुनिया को कि हम तो वॉर रोकना चाहते हैं, पर ये तो वेस्टर्न अमेरिका है जो वॉर करवाना चाहते हैं। और एक तरीके से पुतिन अपनी गुडी गुडी वाली इमेज बनाना चाहते थे पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए उन्होंने ऐसा ऑफर दिया क्योंकि एक्सेप्ट ना हो और उनको कोई ब्लेम भी ना कर सके। पर यार अगर कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, इन सबको पता है कि वॉर कॉस्टली होती है, इसमें बड़ा जान माल का नुकसान होता है। और कई सारी कंट्रीज सिर्फ वॉर की वजह से, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो डिकेड्स तक पीछे जा चुके। तो क्या रशिया ऐसे में इन्वेट करना चाहेगा सिर्फ इस रीजन के लिए क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में नेटो का एग्जिस्टेंस आज तो हुआ नहीं है। 2008 में यूक्रेन तो नेटो का पार्ट बनने ही वाला था, उससे जर्मनी ने रोक रखा था। पुतिन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी उस टाइम, पर आज अचानक से इस बात से प्रॉब्लम होना कोई सेंस नहीं बनाती है। यानी मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है और पुतिन को कहीं ना कहीं सिर्फ एक बहाना चाहिए था अपना यूक्रेन को इन्वेट करने के लिए। उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए था, जो बहाना उन्हें अमेरिका ने भली भांति दे दिया था। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी इन्वेजन की कहानी पुतिन ने ही गढ़ी है और पुतिन ही चाहते हैं यूक्रेन का इन्वेजन। या पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पुतिन आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर दोस्तों आज मैं आपसे ये पूछूं कि रशियन कल्चर के हिसाब से रशिया के सबसे क्लोज सिटी कौन सी है, तो बहुत से लोगों का जवाब होगा मॉस्को, पर रियलिटी कुछ और है। अगर कल्चर के हिसाब से देखें तो रशिया के सबसे क्लोज जो सिटी आती है वो है कीव। ऐसा क्यों है, इसका रीजन जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 9th सेंचुरी एडी में ग्रुप ऑफ पीपल जो खुद को रूस कहा करते थे वो एक किंगडम पे राज किया करते, जिसका नाम था कीवियन रूस, और उसकी कैपिटल थी कीव, मॉडर्न डे कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है। और वो कीवियन रूस ही बाद में जाके सैल्विक एम्पायर बना और उसके बाद यूएसएसआर, और जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज मॉडर्न डे रशिया के रूप में हम देखते हैं। यानी कल्चरल नींव ही रशिया की कीव में पड़ी थी। और जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, मोस्ट ऑफ द रशियंस के लिए बाकी देशों के टूटने का उतना दुख नहीं था जितना यूक्रेन के टूटने का दुख था। और अगर इससे भी आपको क्लोजनेस समझ में नहीं आती तो उस समय 1991 में जो सोवियत यूनियन के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, उनकी माता जो थी वो यूक्रेनियन थी और उनके पिता रशियन थे। और उस समय अपने देश को टूटते हुए देख रहा था उस समय का एक यंग केजीबी इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नेम्ड व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने धीरे धीरे पावर गेन की, अपने विरोधियों को वो शांत करता गया, इफेक्टिवली जो भी बन सके उसने किया और उसने पावर गेन किया और अल्टीमेटली वो बना प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। पुतिन के दिमाग पे इस 1991 के पूरे इंसिडेंट का कितना बुरा असर पड़ा था, इस बात को जानने के लिए आप पुतिन की अगर एक स्टेटमेंट देखें, 2005 में उन्होंने एक बार ये कहा था कि डिमाइस ऑफ सोवियत यूनियन वाज ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी ऑफ द सेंचुरी। एज फॉर द रशियन पीपल इट बिकेम जेन्युइन ट्रेजेडी। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ आवर फेलो सिटीजंस एंड कंट्रीमेन फाउंड देमसेल्व्स बियॉन्ड द फ्रिंजेस ऑफ रशियन टेरिटरी। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहला, पुतिन के लिए सोवियत यूनियन का पतन इस पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी है। 20th सेंचुरी में पता नहीं क्या क्या हुआ है पुतिन को। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, पुतिन आज भी जो देश सोवियत यूनियन से टूट के बाहर निकल गए थे उनको फेलो सिटीजंस और कंट्रीमैन कहते हैं। मतलब वो आज भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक अलग देश बन चुके हैं, जिनकी अलग फॉरेन पॉलिसी है, जिनके अलग अपने कल्चरल और जियोपॉलिटिकल टाइज हैं लोगों के साथ। वो इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आज भी उन्हें ये लगता है कि वो उनके अपने लोग हैं जो कि रशियन टेरिटरी से बाहर चले गए। ये दो चीज़ें काफ़ी हद तक बयान करती है पुतिन की सोच को, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। एक बार 2009 में वो नेटो की मीटिंग में ही जाके उन्होंने ये बोल दिया था कि अलाउिंग यूक्रेन टू ज्वाइन नेटो विल बी डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया। भौकाल है अपने पुतिन ब्रो का, नेटो की ही मीटिंग में जाकर नेटो को ही धमका के चले आए। पर यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देने वाली, अगर आप वर्ड्स को ध्यान दें तो उन्होंने कहा अलाउिंग यूक्रेन। वो यूक्रेन को अलाउ नहीं करना चाहते नेटो ज्वाइन करना। मतलब यूक्रेन की अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी, यूक्रेन अपने हिसाब से चल सकता है, पर फिर भी रशिया का ये कहना है, पुतिन का ये कहना कि हम यूक्रेन को अलाउ नहीं करेंगे नेटो ज्वाइन करना, एक उनके माइंडसेट को समझाता है। ये काइंड ऑफ एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एनालॉजी पे फिट बैठता है, जहाँ पे गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद मूव ऑन तो करना चाहते हैं पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कभी उसे मूव ऑन करने नहीं देना चाहता, पता नहीं क्यों। पर अभी भी 2014 तक चीज़ें ठीक थी। 2014 तक चीज़ें ठीक होने का मतलब सिर्फ इतना था कि 2014 से पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी यूक्रेन के अंदर, वो प्रो रशियन गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब वो कितनी प्रो रशियन थी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2013 में जब उनको EU यानी यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑफर दिया, उन्होंने उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर को ठुकरा के रशिया से लोन लेना सही समझा और इस डिसीजन की वजह से उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के खिलाफ दम के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ये प्रोटेस्ट सितंबर 2013 से लेकर फरवरी 2014 तक चले और हालात ये बन गए कि यानुकोविच को जान बचा के भागना पड़ा और उसमें भी उनकी मदद की रशिया। अब इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जो लोगों का सेंटिमेंट था वो न सिर्फ एंटाई गवर्नमेंट रहा, वो बढ़ के एंटाई रशिया हो चुका था। लोगों के लिए ये हो चुका था कि रशिया उनके मामले में दखल कर रहा है, वो यूक्रेन की सोवरेनिटी को हार्म करना चाहता है। इसकी वजह से लोग जो थे और ज्यादा प्रो यूरोप होने लगे, उन्होंने यूरोप की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो कई सारी सर्वेज हुई तो उसमें पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपने आप को यूरोपियन यूनियन से जोड़ना चाहती है, अपने आप को नेटो से अलाइन करना चाहती है और पुतिन इस समय पूरी तरीके से डिनायल मोड में थे। उनको अभी भी यही लग रहा था कि यूक्रोसली यूक्रेनियन से वो तो आज भी रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। ये तो वेस्ट और अमेरिका की ये चाल है जिसकी वजह से वो प्रो यूरोपियन हो रहे हैं। यहाँ पे फिर वही एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली एनालॉजी फिट बैठ जाती है। यहाँ पे हमेशा एक्स बॉयफ्रेंड को यही लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आज भी उससे प्यार करती है, ये तो उसकी सहेलियां हैं जो उसका ब्रेकअप करवा दी। और यहाँ पे यूक्रेन की सहेलियां हैं वेस्ट और अमेरिका। पुतिन आज भी ग्लोरी डेज ऑफ सल्वेक एम्पायर में रहते हैं, उनके लिए आज भी रशिया और यूक्रेन एक ही है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो कोई तरीके से गलत भी नहीं है। वॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि हर 6 में से एक यूक्रेनियन जो है वो रशियन एथनिसिटी का है, हर 3 में से एक यूक्रेनियन जो है वो रशियन बोलता है। पर क्या सिर्फ लैंग्वेज और एथनिसिटी सेम होने की वजह से आप किसी देश को ये कह सकते हो कि तुम हमारा हिस्सा हो? ये पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से तो कल को ब्रिटेन भी आके इंडिया से कह सकता है कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, इस हिसाब से आप हमारा हिस्सा हो गए, घुसड़ी के गाँव मार लेंगे। खैर, एंटी रशियन सेंटिमेंट्स के बढ़ने की वजह से 2014 में जब इलेक्शन हुए यूक्रेन के तो 73% वोट शेयर के साथ उस समय प्रेसिडेंट बने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की काफी प्रो यूरोपियन थे और काफी मुखर होकर वो इस बारे में बात करते थे कि यूक्रेन को नेटो के साथ जाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए। और इस चीज से पुतिन काफी नाखुश थे। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि पुतिन ने अपनी ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्सेस बोल के यूक्रेन के क्राइमिया में भेज दिया। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए अपने ट्रूप्स को भेज रहे हैं। बाद में वहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम कराया जहाँ पे ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है क्राइमिया की वो रशिया के साथ जाना चाहती है। अब ये रेफरेंडम कितना सही था ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड से पूछते हो। आप पुतिन से पूछेंगे या रशिया से पूछेंगे तो वो इस रेफरेंडम को 100% सही बताएंगे। अगर यही चीज़ अगर आप यूक्रेन और वेस्ट से पूछते हैं तो वो इस रेफरेंडम को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। पुतिन ने 2021 में एक पूरा एस्से भी लिखा 10-15 पेजेस का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे यूक्रेन और रशिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे वो एक देश की तरह रह सकते हैं। अब इसका अगर कुछ पार्ट में दिखाऊं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगे।
सॉरी ये वाला नहीं था, दूसरा वाला, इस पूरे सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी कि पुतिन कितने रोमांटिसाइज हैं यूक्रेन को लेके। कट टू 2022, आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और जिन लोगों को वो अपना फेलो कंट्रीमैन और सिटीजन्स बता रहे थे उन्हीं की लाशें बिछाने शुरू कर दी। इन सारी चीज़ों से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आखिर पुतिन इन्वेट क्यों करना चाहते हैं यूक्रेन को। अभी भी कुछ सवाल जो है वो अनआंसर्ड रह जाते हैं, जैसे यूक्रेन और रशियन आर्मी को अगर आप कंपेयर करें तो देयर इज अ ह्यूज नंबर डिसएडवांटेज इन द साइड ऑफ यूक्रेन। वो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा कम है, फिर भी वो इतनी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। आखिर कैसे? आखिर अमेरिका ने कैसे इग्नाइट किया इस पूरे यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर को, और कैसे वो अब इसको इग्नाइट करना चाहता है वर्ल्ड वॉर की तरफ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट द फक इज सैंक्शन। आखिर सैंक्शन क्या होती है, इकोनॉमिक वॉर क्या होती है और कैसे ये अफेक्ट करेंगे रशिया को। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में, द अमेरिकन बकचोदी, रशिया वर्सेस यूक्रेन पार्ट 2। टिल देन, आई चिप साइनिंग आउट। जय हिंद।